उत्तराखंड मांगे भू कानून। ये एक ऐसा नारा है जो पिछले 1-1.5 साल में आप सभी लोगों ने कई बार सुना। सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर, इंस्टाग्राम से लेकर फेसबुक और ट्विटर पर ये उत्तराखंड मांगे भू कानून कई बार ट्रेंड हुआ। प्रदेश के कई युवाओं ने अपनी डीपीज बदली और पिछले कुछ समय से जब से हम चुनाव यात्रा कवर कर रहे हैं, हमारे ऑडियंसेस ने कई बार कमेंट करके ये बात हमसे कही कि आप लोगों को उत्तराखंड के भू कानून के मुद्दे पर कोई ना कोई प्रोग्राम लेके आना चाहिए। तो हम आज आपके लिए इसी मुद्दे पर एक डिटेल प्रोग्राम लेकर आए हैं। भू कानून क्या है, उत्तराखंड में भू कानून की मांग पिछले 1-1.5 साल में तेज़ क्यों हुई, एक आदर्श भू कानून क्या होना चाहिए, प्रदेश में मौजूदा भू कानून क्या है, और इस मुद्दे पे बात करने के लिए आज हमारे साथ एक विशेष मेहमान हैं। हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट जय सिंह रावत जी। रावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बारामासा में। नमस्कार। हम उनसे बात करेंगे भू कानून के मसले पर, हम उनसे बात करेंगे नीतिगत मसलों पर, प्रदेश में भू कानून के अलावा जो और कुछ नीतिगत सवाल हैं उन पे बात करेंगे। सीनियर जर्नलिस्ट जय सिंह रावत जी का बहुत लंबा काम रहा है नीतिगत मसलों पर। बहुत बारीकी से उन्होंने यहाँ के फॉरेस्ट एक्ट्स को, लैंड एक्ट्स को देखा है, उस पर लिखा है, कुछ किताबें भी लिखी हैं। तो उनसे बातचीत की शुरुआत करते हैं। सर, उत्तराखंड मांगे भू कानून एक ऐसा मामला बना जो बहुत प्रदेश के 21 साल हो चुके हैं। 21 सालों में हमने ये देखा कि अगर कोई एकमात्र मामला ऐसा हुआ जिसमें युवाओं की प्रतिभागिता दिखी हो उत्तराखंड गठन के बाद, तो हालांकि वो प्रतिभागिता जो है वो सोशल मीडिया तक ही सीमित रही, लेकिन एक कंसर्न, लोगों का जुड़ाव जो है, युवाओं का जुड़ाव जो है शुरू हुआ। तो सबसे पहले तो एक ब्रीफ आप बताइए कि उत्तराखंड मांगे भू कानून जो पिछले समय में अचानक से तेज़ हुआ मुद्दा, उसके रीजंस आप क्या देखते हैं कि क्यों वो मामला उठा, और भू कानून पर फिर हम विस्तार से भी बात करेंगे कि एक आदर्श कानून कैसा होना चाहिए, अभी कानून क्या है। देखिए, ज़मीन जो होती है ना, ज़मीन आपका एक मिट्टी का टीला नहीं होता है। मतलब जैसे हम जहाँ खड़े हैं तो इसका मतलब ज़मीन का मतलब होता है आधार, है ना। तो जो पॉपुलेशन है उसको, जो इस धरती पर जो सस्टेन करने के लिए, लाइफ जो सस्टेन करने के लिए, जो लाइफ जो सपोर्ट, सबसे बड़ा सपोर्ट है धरती, है ना। धरती नहीं है तो कुछ भी नहीं है ना। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था? जमीन का क्या बोला था दुर्योधन ने कि मैं सुई के नोक के बराबर भी आपको ज़मीन नहीं दूंगा। भारत पाकिस्तान में क्यों हो रहा है? वो ज़मीन के लिए हो रहा है। बाकी सारी चीज़ तो ज़मीन का कहते हैं। कभी जो लड़ाई या झगड़े होते थे, क्या होते हैं? जर जोरू ज़मीन, वो कारण होता है कि ज़मीन नहीं है तो किसी के नीचे की आपने उसकी ज़मीन ले ली या छीन ली, तो इसका मतलब आपने उसका सपोर्ट छीन लिया, उसकी धरती, उसके पाँव के नीचे की ज़मीन खिसका ली, उसका आधार आपने खिसका लिया। और ज़मीन एक चीज़ और होती है, हमने, मेरे पता नहीं किस दादा, फोर फादर कभी गांव में आए होंगे, उनके नाम कोई ज़मीन होगी, तो बढ़ते 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 मेरे तक मेरा नाम भी गांव में है। उसके बाद मेरे बाद अगर मैंने वो बेची नहीं तो मेरे बच्चों के नाम आ जाएंगे। तो वो ज़मीन वो चीज़ है, इनहेरिट होती है ना। और ज़मीन वो चीज़ है जो आपका एक्सपेंड नहीं होती, इलास्टिसिटी उसमें नहीं है, आप खींच नहीं सकते हैं। जितनी ज़मीन बर्बाद हो गई वो बर्बाद हो गई, वो दोबारा आप रिक्लेम नहीं कर पाएंगे। आप इसमें आपने बिल्डिंग बना दी या टूट गई या फूट गई, जो भी होगा वो होगा। इतनी महत्वपूर्ण चीज़ के वजह से ही क्या हुआ कि जो जनजातियां हैं आज क्यों पिछड़ी हुई हैं? क्योंकि वो क्या, हंटर गैदरर्स थे, फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, उनके पास कोई अपना ज़मीन नहीं थी। इस वजह से वो आज पिछड़े हुए हैं। जमींदार, बड़े बड़े जमींदार क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने जो है सारी ज़मीनें ग्रैब कर ली, गरीबों ने उसमें कर दिया। तो जब आज़ादी का आंदोलन आया तो उसमें ये हुआ कि देखिए, हम अगर हमने ये कर लिया, क्या कहते हैं, आज़ादी हमको मिल गई तो ठीक है, लेकिन जो हमारे सरमाएदार हैं देश के, जो हमारे भूपति हैं, तो हम उनके, बाकी जो पॉपुलेशन है हमारी, वो उनकी गुलाम हो जाएगी। तो इसके लिए तब सोचा गया था कि हमें एक आज़ादी, ये पॉलिटिकल आज़ादी भी चाहिए, आर्थिक आज़ादी भी हमको तब मिलेगी जब हमको ज़मीन की आज़ादी मिल जाएगी। तो फिर क्या हुआ कि इसके लिए क्या होगा, लैंड रिफॉर्म आया। तो सबसे पहले 1947 में देश आज़ाद हुआ, लेकिन 1946 में एक कमेटी बनी, गोविंद बल्लभ पंत जी की अध्यक्षता में बनी लैंड रिफॉर्म कमेटी। तो उन्होंने कहा कि भाई कैसे रिफॉर्म होगा, कैसे जो है भूमिधर को, मतलब जो जिसकी जोत उसका खेत वाला, एक बात आप लोग तो बचे रहे होंगे, उस समय बात उठी थी। तो वो 46 में जब कमेटी बनी, उसमें चौधरी चरण सिंह भी सदस्य थे। वहाँ जो राजस्व मंत्री थे, क्योंकि 46 के बाद फिर आगे थे ना, प्रीमियर बन गए थे, गोविंद बल्लभ पंत जी भी बन गए थे। वो जब कमेटी बनी तो उसने 1948 में जाके अपनी रिपोर्ट दी।
तो रिपोर्ट दी तो चौधरी चरण सिंह को वो चीज़ पसंद नहीं थी। उन्होंने कहा आपने ये बन गया, ये तो किसान का इसमें क्या है। तो उन्होंने कहा चौधरी साहब आप खुद बनाओ। मंजी ने, उस जमाने के नेता भी ऐसा ही होते थे, उन्होंने कहा आप खुद बनाइए, आप उसके ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष। तब वो बना था भारत का पहला जो कानून बना था, जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950। भारत का ZALR जिसे कहते हैं, ZALR जिसे कहते जमींदारी हैं, एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्मेशन लैंड रिफॉर्म एक्ट जो कहते हैं, पहला भारत का भूमि सुधार कानून बना। उसके बाद देश के दूसरे राज्यों ने भी, क्योंकि शुरू में प्रेसिडेंसी थी, जैसे बॉम्बे था तो और राज्य थे, बाद में 56 के बाद राज्य बनने शुरू हो गए, लेकिन शुरू में वो स्थिति थी। वो पहला ऐतिहासिक जो कानून था हमारे उत्तर प्रदेश में बना। उसमें ये भी तब आया कि जिसकी जोत उसका खेत, मतलब उसमें लाखों लोगों को जो भूमिहीन थे उनको ज़मीन मिली। उनके मकान बने हुए थे ज़मीन पर, लेकिन वो भूमिपति के बंधुओं की तरह रहते थे, कभी उनको हटा सकते थे। उनका मकान था तो लोगों को ज़मीन मिली, लाखों किसानों को आधार मिला। बड़ी जोत जो थी वो खत्म करी, जमींदारी प्रथा जो थी उसको खत्म कर दिया कि मतलब आज से तुम जमींदार नहीं हो। आज से तुम, जब जैसे उसमें सामंतवादी व्यवस्था थी, जो राजा था वो प्रजा हो गई, प्रजा राजा हो गई, तो सामंत भी आप भी प्रजा हैं। यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया, वन ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो आपको कोई प्रिविलेज नहीं है। तो इसके पीछे इतनी बड़ी भावना थी। तो इसमें धारा 154 आई, यूपीजेडएलआर में धारा 154 थी। तो फिर ये जब 1950 था तो 1960 में लागू हुआ। अधिनियम बना 1950 में, लेकिन 1960 में जब लागू हुआ तो फिर देखा कि पहाड़ की परिस्थितियाँ, यहाँ तो सीढ़ीदार खेत हैं, टेरेस छोटे छोटे हैं, बिखरी हुई भी खेती है, ये इतना बड़ा ये कैसे होगा। तो वो 12 एकड़ का उसमें सीलिंग थी कि 12 एकड़ से ज़्यादा नो वन कैन बाय द लैंड। ठीक है, तो 12, यहाँ तो 12 एकड़ किसी की बात थी ही नहीं। तो फिर यहाँ कूजा एक्ट बना। अच्छा, कूजा एक्ट का मतलब कुमाऊं उत्तराखंड जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट। ये कौन से सन का है? 1960 का बना। ये 1965 से लागू हुआ जी। तो पहाड़ कुमाऊं उत्तराखंड का क्या मतलब, उसमें कमिश्नरी क्या थी, कुमाऊं कमिश्नरी थी, है ना। और जो टिहरी वाला हिस्सा था प्रिंसली स्टेट था, है ना। तो इसलिए उत्तराखंड को आज का चमोली पौड़ी भी उसी में था। ब्रिटिश गढ़वाल जो था कुमाऊं में था, कुमाऊं कमिश्नरी में था। तो फिर उसका कूजा उसमें 2.5 एकड़ कर दिया गया, है ना। और उसमें कई और चीज़ें कर दी। अब हुआ ये कि चला बहुत फ़ायदा इसके, उत्तराखंड आंदोलन आया तो 2 बातें आई। उत्तराखंड आंदोलन का भाई हम तो ठीक है, हमें राज्य तो मिलेगा, लेकिन हमें स्पेशल कैटेगरी, स्पेशल स्टेटस वाला पहाड़ी राज्य चाहिए। हिमालयन स्टेट है, हमको 370 दो आप, तो 370 जम्मू कश्मीर की तरह मिल नहीं सकता था। उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट में है, आप 371 दो। तो बाकायदा बीजेपी के थे ध्यानी जी, राज्यसभा सदस्य, उन्होंने पेश किया, राज्यसभा में तक गया, उन्होंने मांग की कि हमें यहाँ राज्य बन रहा है तो 371 के तहत विशेष प्रोविज़न हो, ताकि हमारी ज़मीनें बची रहे, एक ताकि हमारा कल्चर बचा रहे, सुरक्षित रहे, वो डाइल्यूट ना हो जाए, पॉल्यूट ना हो जाए। इसलिए बना वो बात हुई थी। तो उत्तराखंड आंदोलन में बात हुई थी, लेकिन 371 इतना कहना आसान होता है, उस समय आता है तो आपको क्या कहते हैं, लाखों पाए नहीं, जितना भी मिल गया उतना मिल गया, कम से कम हम आपको हमारा राज्य मिल गया जी। तो वो बात हुई जी। तो तिवारी जी बने। अब इनसे अंतरिम सरकार से तो ये उम्मीद नहीं थी। पहली इलेक्टेड गवर्नमेंट आई 2002 में। तिवारी जी पर प्रेशर पड़ा कि भाई या तो आप 371 का दिलवाओ, या तो आप हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1972 का धारा 118 के तहत आप ही उसका जैसा प्रोविज़न आप यहाँ लागू करा दे, क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते हैं कि भाई बाहरी आदमी यहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकता। ये संविधान में ऐसा नहीं अलाउ नहीं करता है। तो उसमें ये प्रोविज़न रखा गया, नॉन एग्रीकल्चरिस्ट, गैर कृषक कृषि योग्य भूमि नहीं खरीद सकता। ये क्योंकि हिमाचल के उस एक्ट में भी यही था। इसी को इसके लिए 2003 में एक ऑर्डिनेंस निकला। अच्छा, ऑर्डिनेंस के थ्रू आया ये? सुनिए, ऑर्डिनेंस निकला। ऑर्डिनेंस में बिल्कुल हिमाचल का डिट्टो था। अच्छा, फिर हुआ तो जो लैंड माफिया था, भाई बड़े बड़े सरमाएदार हैं, उनको पसंद नहीं आया। भाई चुनाव कौन लड़ाता, वही लड़ाते हैं। और उसमें थे कांग्रेसी, विजय बगुणा तो हाई कोर्ट के जज भी रहे,
तो उन्होंने कहा आप तो क्या कहते हैं जूरिस्ट भी हैं, आप तो भाई आपके इतना लॉ के एक्सपर्ट हैं, आप एक कमेटी बनाई जाए। थैंक यू। तो इनकी अध्यक्षता में जो कमेटी बनी तो विजय बहुगुणा जी ने उत्तराखंड पहाड़ देखा नहीं था, वो ना यहाँ का ज्योग्राफी जानते थे, ना यहाँ का कल्चर से उनको कोई मतलब ही नहीं था, है ना। भाई ये है पिताजी के नाम से आप या चुनाव लड़ने उनका विरासत के लिए आए हुए थे। तो उन्होंने फिर क्या कहा, तो जो ऑर्डिनेंस था, हम आज कहते हैं अगर जो तिवारी जी का जो मूल ऑर्डिनेंस है वही लागू हो जाए तो मजा आ जाए। अच्छा, वो एग्जैक्टली वही है जो हिमाचल का वो हिमाचल का था, है ना। तो लेकिन जब उन्होंने इसमें जो एक्ट बनाया उसका उत्तर प्रदेश की जगह उत्तराखंड आ गया, जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम का जो संशोधन, क्या अनुकूलन, क्या क्या ये टेक्निकल बात होती है, उसमें उन्होंने धारा 2 डाल दी। अच्छा, धारा 2 में डाली कि भाई जहाँ भी ये नगर पालिका क्षेत्र हो, नगर क्षेत्र में लागू नहीं होगा। एक जो सबसे बड़ी बात हुई। और अगर जब भी नगर पालिकाओं, नगर निगमों या नगर निकायों का जो विस्तार होगा वहाँ ये लागू नहीं होगा। और ये अभी पिछली गवर्नमेंट ने जो किया है। हाँ, अब थोड़ा सा अब मैं इसको थोड़ा और, क्योंकि ये बहुत लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जी हाँ, है ना। हाँ। क्योंकि जो नगर निगमों का विस्तार हुआ उत्तराखंड में, क्यों हुआ, आप जो ऑलरेडी हैं उनका तो सुविधा आप दे नहीं पा रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर सीनियर जर्नलिस्ट रावत जी अभी बात कर रहे हैं। इसको आप गौर से समझिएगा। जिस खेल को वो पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं नगर निगम के विस्तार का, उसने कितनी चीज़ों को प्रभावित किया, इस पर सर थोड़ा और डिटेल में हम बात तो फिर क्या हुआ, तिवारी जी ने वो कानून बना दिया। तो फिर 2007 में बीजेपी की सरकार आई, खंडूड़ी जी आए, उन्होंने कहा, फौजी थे, उन्होंने क्या, आपने उसमें 500 मीटर था। अगर आप नॉन एग्रीकल्चरिस्ट हैं 500 स्क्वायर मीटर, 500 स्क्वायर मीटर तक आप जमीन ले सकते हैं, लेकिन रेजिडेंशियल पर्पस के लिए ले सकते हैं। लेकिन आप इसका मतलब ये नहीं कि आपके नाम उत्तराखंड में ज़मीन होगी, वो होगी, तो आप धारा 129, उसकी धारा 129 के तहत ऐसा नहीं, आप यहाँ के वो नहीं माने जाएंगे। वो भी बंदिश थी, आपने जमीन खरीद ली थोड़ी सी, तो इसका ये मतलब नहीं भविष्य में आप कितना भी स्थायी निवासी नहीं माने जाएंगे, नहीं माने जाएंगे। और ऐसा नहीं आप कितनी भी जमीन खरीद लो, उस उंगली पकड़ के ये पकड़ने वाली बात थी, ये था। तो वो खंडूड़ी जी ने कहा, ये तो फौजी आदमी ने कहा, ये 500 स्क्वायर मीटर बहुत होता है, किसी को रहना है 250 स्क्वायर मीटर बहुत है, इतना ही दो उनको। तो उन्होंने इतना किया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो एक तरह से मतलब उन्होंने और भू कानून जिस लिहाज से मांग होती है उसको उन्होंने स्ट्रेंथन ही किया कि मतलब लिमिट को उन्होंने और खंडूड़ी गवर्नमेंट ने उसको और सीमित किया। लेकिन करना ये था उनकी धारा 2 खत्म करनी थी। अच्छा, नगर निकाय वाली करनी थी, है ना। तो बात चलिए, तो उसके बाद आया 2012 आया, तो उसमें चल रहा था आपका भाई विजय बहुगुणा आए, उन पर था गैरसैंण का दबाव पड़ा। तो गैरसैंण में पहली मीटिंग हुई कैबिनेट की, तो उन्होंने कहा कि आज नहीं तो कल कभी न कभी तो ये बनेगा, कस्बा बनेगा। तो यहाँ उन्होंने 2012 में ज़मीनों पर खरीद पर रोक लगा दी। 2012 में गैरसैंण तहसील में ज़मीनें कोई रजिस्ट्री पर बैन हो गई। अच्छा, 2012, ठीक है। 2012 जो पॉलिटिकल अपहीबल जो भी है, जो तमाशे हुए, उससे हमें अभी कोई लेना देना इस वक्त नहीं है। उसके बाद आए साहब 2017 नई सरकार आ गई जी। तो नई सरकार आई तो इन्होंने सबसे पहले तो ये किया कि जो वो वाला हिस्सा था गैरसैंण वाला, वहाँ रजिस्ट्रियाँ खोल दी। अच्छा, पहला त्रिवेंद्र सिंह जी ने 2018 में आते ही रजिस्ट्रियाँ खोल दी। और जो ZALR था, जिसे कहते हैं, जिसे लोग भू कानून बोलना है, भू कानून तो कई हैं, कई लोग समझ नहीं पा रहे हैं। भाई आपका चकबंदी भी तो ज़मीन का कानून है, आपका रेवेन्यू एक्ट भी ज़मीन का कानून है, सीलिंग एक्ट भी ज़मीन का कानून है। तो सब भू कानून। अरे ये है जो असली चीज़ ये थी, ZALR जिसे कहते हैं, वो था जमींदारी विनाश वाला कानून था। तो इन्होंने उसकी धारा, पहले तो धारा, क्योंकि सॉरी टू से त्रिवेंद्र जी खुद प्रॉपर्टी के उसमें थे, काम में थे, पार्टनरशिप में थे किसी के साथ, तो उन्होंने जो है अपना ये कर दिया, उसको धारा 154 में संशोधन कर दिया। इस बात का सर कितना प्रभाव पड़ा? जैसा आप बता रहे हैं कि जैसे ही इस एक्ट में बदलाव किए गए और गैरसैंण के आसपास की लिमिट खोल दी गई, ग्राउंड पर कितना फर्क पड़ा? वही मैं थोड़ा सा, मुझे समय में वहीं आ रहा हूँ जहाँ आप आ रहे हैं, क्योंकि लोग समझ नहीं पा रहे हैं उस बात को। तो इन्होंने धारा 154 कर दिया, जो था कि भाई 12 एकड़ से ज़्यादा नहीं खरीद सकते। एक उन्होंने कहा कि उद्योगों के लिए कितने भी खरीद सकते हैं, जबकि उद्योगों के लिए पहले से तिवारी जी के ज़माने से छूट थी इसमें। अच्छा, हाँ, जबकि उसके लिए अलग से करने की ज़रूरत नहीं थी।
दूसरा इन्होंने कहा कि जब पहाड़ में जो लैंड यूज, अब कृषि योग्य ज़मीन करेंगे तो उसका लैंड यूज चेंज करना पड़ेगा ना। तो लैंड यूज, जब आपको शायद याद होगा, एक बार स्वामी रामदेव जी ने कहा था कि मेरे को लैंड यूज चेंज करने के लिए 2 करोड़ मांगा मिनिस्टर ने। फिर खंडूड़ी जी ने कहा किस मिनिस्टर का नाम बताओ आपने क्यों जबरदस्ती, या तो नाम बताओ। उन्होंने कहा 1 हफ्ते बाद बताएंगे, और वो रामदेव जी ने आज तक उस मिनिस्टर का नाम नहीं बताया जिसने उनसे 2 करोड़ वो लैंड यूज चेंज कराने के लिए। तो इन्होंने उसको 154 में कर दिया, धारा 154 में, 143 में कर दिया लैंड यूज चेंज करने के लिए, 123 में कर दिया। इतनी धाराओं को चेंज कर दिए, एक तो कर दिए। उसके बाद क्या हुआ साहब कि एक इन्वेस्टर्स मीट किया गया जी। उसमें कहा गया कि हमारा 1.25 लाख करोड़ का हम उद्योग यहाँ पर आ गए, इन्वेस्टमेंट आ गया, तो अब तो हमको तो ज़मीन चाहिए, उसको लोग सारा खोल दो। अब वो क्यों आना था, भू माफिया है, मतलब 1 पैसा मुझे तो लगता नहीं कि 1 रुपये का भी कोई इन्वेस्टमेंट आया होगा उसके बाद, है ना। तो ये खाली तमाशा हुआ। फिर जो इन्होंने किया था, इसी दौरान इन्होंने नगर पालिका का, नगर निगमों का विस्तार कर दिया। ठीक है, मतलब आप पुरोला नगर पालिका देख लिए, नगर पहले नगर पंचायत थी, अब नगर पालिका पुरोला बना दिया। पुरोला के आसपास देखिए जितनी ज़मीनें थे, इसका मतलब वहाँ छूट हो गई, है ना। आप टीरी के आसपास थी, चंबा के आसपास जो थी, सारी ज़मीनें आपने खरीद ली। और सर इसमें थोड़ा हरसिल के आसपास हो रही है, भटवाड़ी के आसपास हो रही है, सारी खरीद। तो आपकी जो प्राइम लैंड है, जिसकी ज़मीन की खरीद है, जिसकी कीमत है, तो वो तो इन्हीं जगहों पर है। सर इसको थोड़ा सा और हमारे ऑडियंस के लिए थोड़ा विस्तार से बताइए। उदाहरण देते, जैसे आपने पुरोला, टिहरी विधान इनका उदाहरण दिया, नगर पालिकाओं का। क्या परिवर्तन हुए कि वहाँ ज़मीन खरीदना आसान हो गया? मतलब पहले कितनी की अनुमति थी, क्या परिवर्तन हुए जिससे कि ज़मीन खरीदना नगर पालिकाओं के पास आसान हो गया? मैंने कहा कि जो ZALR हमारा था तिवारी जी के ज़माने या खंडूड़ी जी के ज़माने बना, उसमें धारा 2 थी जी। उसकी धारा 2 में था कि जहाँ भी नगर निगमों का, ये नगर पालिका, नगर निकायों में ये लागू नहीं होगा। अच्छा। एक, और जब भी भविष्य में नगर निकायों का विस्तार होगा, वहाँ भी ये लागू नहीं होगा। ओह, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, अपने त्रिवेंद्र सिंह जी ने, मतलब एक बार को थोड़ा सा और अगर इसको विस्तार से देखें तो नगर पालिकाओं में जो क्षेत्र आते हैं वहाँ पे वो जो 250 वाला लिमिट वो लागू नहीं थी, वहाँ लोग खरीद सकते। हाँ, जैसे देहरादून सिटी नहीं लागू होगा, देहरादून सिटी में कोई भी खरीद सकता। नगर निगम, नगर पालिका परिषद हो गया, और नगर पंचायत, अच्छा, टाउन एरिया कमेटियाँ, छोटी छोटी जो निकाय, नगर निकाय होती है, उन सब में किसी में लागू नहीं होगा। अच्छा। और यहाँ पर 60-65 जितनी भी नगर निकाय थी, वहाँ तो कर दिया, छूट हो गया। अब इन्होंने कहा इनके आसपास कैसे, क्योंकि उसका विस्तार करने के लिए इन्होंने उनमें शामिल, जैसे आपका 9 गांव बड़कोट नगर पालिका में कई गांव शामिल कर दिए। अभी जाके देखा होगा आपने श्रीनगर को नगर निगम, देहरादून नगर निगम है, आपका डिफेंस कॉलोनी में सफाई कर्मचारी नहीं है। आप बताओ, न वहाँ सीवर लाइन की, आप जो नागरिक सुविधाएं आप जो ऑलरेडी है आपके, उसको नागरिक सुविधाएं आप दे नहीं पा रहे हैं। आपने आसपास के इलाके सारे उसमें डाल दिए ताकि आसपास के ज़मीनें आपको खरीदने के लिए आपको छूट दे दी जाए। दूसरा सबसे बड़ा धोखा जो मैंने आपको कूजा एक्ट बताया था जी, है ना, जब उत्तराखंड के पहाड़ी जिले के, उस समय क्या हुआ, जब कूजा एक्ट बना तो टिहरी में दूसरा कानून था, भूमि कानून। आपका चक्राता तहसील में अलग कानून था, 64-52 में अलग था, मैदान में अलग था। आप जब पहाड़ में जाते हैं तो वहाँ ज़मीन कैसे नापी जाती है, नाली मुट्ठी से नापी जाती है। और देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में कैसे नापी जाती है, बीघे से, बिस्वा से नापी जाती। ये बीघा, बिस्वार और नाली मुट्ठी क्या है, नाली मुट्ठी वहाँ चलती है जहाँ कूजा एक्ट है। अच्छा। और ZALR जहाँ है वहाँ बीघा बिस्वा चलता है, हेक्टेयर चलता है। अब समझिए। तो वो जहाँ नाली मुट्ठी वाले में केवल जब कानूनी अलग था तो इन्होंने उसको भी खोल दिया। अब आप पूछ सकते हैं, या उत्तराखंड का जनमानस पूछेगा कि हमारा कूजा एक्ट है कहाँ, और कूजा एक्ट आज भी रिपील नहीं है। अच्छा, वो भी चल रहा है। अच्छा। जब वो चल रहा है दोनों तो पैरेलली चल रहे हैं, दोनों पैरेलल चल रहे हैं, कभी उसमें करते हैं कभी उसमें करते हैं। अरे दोनों का एक कानून बनाओ जी। आपने संशोधन इसमें किया, ज़मीनें वहाँ भी खुआ दी कूजा की,
तो कितना बड़ा धोखा है, मतलब या तो इग्नोरेंट है, इतने सातिर यहाँ के नेता हैं जी। या तो उनको यहाँ का एसटी का पता नहीं, यहाँ को जोग्राफी का पता नहीं, यहाँ का ज़मीनी हकीकतें जो हमारे शासक हैं, जो नेता हैं, उनको नहीं पता है। और दुर्भाग्य एक बात है कि मीडिया भी उस चीज़ को नहीं ले रहा है। अच्छा, बीच में सब भू कानून, अरे किस भू कानून की आप बात कर रहे हैं? तो इस तरह धीरे, अच्छा और बात हुई जो मैंने कहा था कि गैरसैंण में भाई अपकमिंग टाउन तो है, आप आज राजधानी जब बनेगी तब बनेगी, वहाँ एक तो कस्बा बनेगा, बहुत खूबसूरत कस्बा बनने जा रहा है वो, है ना। उसके आसपास सबसे पहले जो उन्होंने किसने शुरुआत की, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, वहाँ एक जमन सिंह होते हैं। अच्छा। जमन सिंह जी की ज़मीन थी हेलीपैड के पास, 13 नाली, तो 6.5 नाली खरीद ली त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, मुख्यमंत्री जी ने। मतलब व्यक्तिगत तौर से खरीदी? अपनी ही ना खरीद ली। अच्छा। 6.5 नाली त्रिवेंद्र सिंह ने खरीदी, 6.5 नाली धन सिंह रावत ने, उनके मंत्री ने, उनके कॉन्फिडेंट ने खरीद ली। 13 नाली जमन सिंह की ज़मीन है वो। अच्छा। राइट। तो अब धीरे धीरे बाकी सारे नेता वहाँ ज़मीन ढूंढने लगे। अब वो जो चक्कर है वहाँ का तराई का जैसा, कि वो क्या कहते हैं, थारुओं की ज़मीन गायब। अब थारू बोक्सा अपनी ज़मीनों पर गन्ना छिल रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, चौकीदारी कर रहे हैं। वही गैरसैंण के लोगों को के लोग जो कल अपनी ज़मीनों पर मजदूरी करेंगे या बर्तन मांजेंगे, उसका रेस्टोरेंट के या होटल के या वेटर काम करेंगे, चौकीदारी का काम करेंगे, जो वहाँ के मूल निवासी हैं, तो वो, और जो माना जमन सिंह का मैंने आप नाम लिया, जमन सिंह का बेटा होगा, बेटे के बेटा होगा, अगर वो ज़मीन नहीं बेचते तो वहाँ तक वो ज़मीन जाती। अब वो ट्रांसफ़र किसके नाम हो गई? त्रिवेंद्र सिंह के बेटा या बेटी जिसके भी नाम गया वो क्या। तो आपने एक साजिशन जो पहाड़ के लोगों की नीचे, धरती के नीचे ज़मीनें खिसकाने की कोशिश कर दी, और आज ये स्थिति है। इतना बड़ा टीरी बांध उत्तराखंड की छाती में आपने बना दिया। उसका बिजली जिसको जा रही है वो जा रही है, हमको तो केवल उसकी रॉयल्टी मिली 12% मिले, जो 25% हमको हिस्सा मिलना वो भी नहीं मिल रहा। वो सुप्रीम कोर्ट में था, वो अलग बात है। और उसके जो पेरीफेरी है, उसकी चारों तरफ रिंग रोड बननी थी। अभी पता नहीं क्या प्रपोजल था, बहुत तिवारी जी के ज़माने में था वो, रिंग रोड बननी थी। रिंग रोड के चारों तरफ उसका ब्यूटिफिकेशन होना था, क्योंकि वो एशिया का सबसे बड़ा मैन मेड वाटर बॉडी है, रिजर्वोयर है, सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा रिजर्वोयर है वो। तो कितना बड़ा टूरिज्म का, पर्यटन का आकर्षण था वो। तो उसको लोगों ने, बाहर के लोगों ने वो ज़मीनें खरीद ली। अब ये जो 4 धाम की बात करते हैं, वो सड़क ऑल वेदर रोड, वो करीब 1350 किलोमीटर है। इस 1350 किलोमीटर का चप्पा चप्पा बाहर के लोगों ने खरीद लिया। सर, एक आइडियल भू कानून जिसकी बात होती है कि भू कानून उत्तराखंड में होना चाहिए, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे युवा, जैसे कि आपने अभी एक्सप्लेन किया, बहुत डिटेल में आपने बताया कि भू कानून कितने तरह के हैं, रेवेन्यू भी उसमें आता है, कूजा एक्ट भी उसमें आता है, ZALR भी उसमें आता है। लेकिन जब एक आम युवा जो कि अभी बहुत यंग है, शायद कॉलेज का स्टूडेंट है, स्कूल का स्टूडेंट है, उसके दिमाग में जो परसेप्शन है भू कानून का, उसके दिमाग में परसेप्शन दूसरे तरह का, मतलब वो ब्रॉडली इतना समझता है कि बाहर से लोग आके और हमारी ज़मीनों को खरीद रहे हैं, ऐसा ना हो पाए, इस पे रोक लगे। और बाहर से भी वो कम्युनल एंगल से भी उसको देखता है। इस कम्युनल एंगल की शुरुआत कैसे, क्योंकि अभी कम्युनल एंगल में इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि भाजपा का कल ही जो घोषणा पत्र जारी हुआ है, उसमें बहुत क्लियरली उन्होंने 2 चीज़ें मेंशन करी हैं। उसमें एक शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है कि लैंड जिहाद के खिलाफ कानून लाया जाएगा, ये शब्द उसमें इस्तेमाल हुआ है। तो ये क्या है, ये लैंड जिहाद क्या है, उस पर कानून किस तरह का बीजेपी लाने की कोशिश कर रही है, और एक आदर्श भू कानून उत्तराखंड जैसे राज्य के लिए अगर बनता है तो उसमें क्या क्या प्रोविजंस होने चाहिए। एक तो आपने ब्रॉडली यही बताया कि वो जो धारा 2 थी उसको, उसमें सुधार किया जाए, और एक आदर्श भू कानून जो है वो कैसा होना चाहिए। मतलब उत्तराखंड के लोग जिन लोगों पर इतना विश्वास करते हैं, जिन लोगों को आपने 70 में से 57 सीटें दे दी, मतलब इतना ओवर कॉन्फिडेंस जिस पार्टी पर था, उस पार्टी के लोग इतना बड़ा धोखा करेंगे उत्तराखंड के लोगों के साथ, तो ये अकल्पनीय है। हुआ ये कि जब भू कानून पर जब युवा, सारे लोग, छात्र आंदोलित हो गए, तो इन पर धामी सरकार पर प्रेशर पड़ा उसको, तो उन्होंने एक कमेटी उसके बना दी। उस कमेटी थे वो पुराने जो आपका चीफ सेक्रेटरी थे सुभाष कुमार जी, वो, और एक थे अपने ही हमारे बहुत करीबी रहे हैं, वो हैं भी, अभी भी करीबी हैं, अजेंद्र अजय जी, उसके सदस्य बना दिए।
अब अजेंद्र अजय ने जो कमेटी ने रिपोर्ट तो दी नहीं, उससे पहले एक फर्रा दे दिया मुख्यमंत्री को तो कि भाई यहाँ पर तो वो आ रहे हैं, अब मस्जिदें बन रही हैं, मतलब उसको डाइवर्ट करने के लिए वो रिपोर्ट नहीं दी, वो रिपोर्ट आज तक नहीं दी। अरे आप भू कानून में सुधार कर रहे थे तो वो कहाँ क्यों नहीं किया आपने, वो कमेटी आपने क्यों बनाई? उस कमेटी में रिपोर्ट करने के बजाय वो फर्रा दे दिया कि भाई यहाँ मस्जिद बननी, मतलब मुसलमानों का डर आप दिखा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि अगर वो कानून एग्जिस्ट करता तिवारी जी वाला और ये क्या कहते हैं खंडूड़ी जी वाला, तो वहाँ न मंदिर बनता एक्स्ट्रा न मस्जिद बनता। आपने खुद खोला, खुद ज़मीनें हड़पी है ना, और अब जब तुम्हारी चोरी पकड़ी जा रही है, उसको छिपाने के लिए लैंड जिहाद की बात ले आई। अरे लैंड जिहाद, हम ये कह रहे हैं वहाँ कुछ ही नहीं बन सकता था भाई, आम आदमी के किसान की ज़मीन पर कोई क्यों कैसे बना सकता है? क्यों उसका लैंड यूज चेंज कैसे हो सकता है? मंदिर के नाम से कुछ हो सकता है? आप बताइए, मस्जिद के नाम से कैसे हो सकता है? वो तो हो ही नहीं जाए। उसको छिपाने के लिए मतलब उत्तराखंड के जनमानस का दिमाग भटकाने के लिए लैंड जिहाद वाली बात इसलिए आई क्योंकि इनकी चोरी पकड़ी जा रही थी, इनका धोखा पकड़ा जा रहा था। इसके बाद ये स्थितियाँ की, तो ये बहुत ही मतलब इतने कनिंग पॉलिटिकल पार्टीज हो जाए, मतलब आप अपनी सत्ता के लिए वफादार हैं, आप अपनी पार्टी के लिए वफादार हैं, लेकिन आप उत्तराखंड के लोगों के साथ वफादार नहीं हैं। यही जब शुरू में जब आया था, जब उत्तराखंड का बिल बन रहा था, उसमें धारा 79 और 80 वाली बात थी, यहाँ के जल संसाधन के बंटवारे के बारे में बात थी। उसमें जब बना इनको तो अपने पार्टी से मतलब है, इन्हें उत्तराखंड के जल संसाधन से कोई मतलब नहीं है, इन्हें उत्तराखंड की ज़मीनों से कोई मतलब नहीं है, इन्हें हमारी पीढ़ियों के कोई आम आदमी की पीढ़ी से कोई मतलब नहीं, इन्हें अपनी पीढ़ी के मतलब थी। ये जो जिनको 2002 में, अब देखिए कितनी संपत्तियां थी इनके पास, इन नेताओं को, जो पॉलिटिकल क्लास है उत्तराखंड का, और आज देखिए कितने प्लॉट हैं। आप देखिए 2012 का उसके आपका चुनाव विभाग का, निर्वाचन विभाग का उसमें एफिडेविट देखिए, आप उनका कैंडिडेट्स के एफिडेविट देखिए, और उनका त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का देखिए, मैं नाम ले रहा हूँ स्पेशली त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के देखिए, उनके कितने प्लॉट थे। पत्नी के नाम से 3 प्लॉट तो वो हैं आपके कृषि योग्य, और 3 प्लॉट हैं कॉमर्शियल। उसके बाद जब मुख्यमंत्री बने, वो सूर्यधार का इतना बड़ा कांड हुआ और सारी चीज़ें हैं, संजय गुप्ता ने इतनी बातें बताई, तब न जाने कितने हो गए। सवाल केवल उनका नहीं है, मतलब तुम उसके बाद इन प्लॉटों के बाद तब फिर 6 नाली 6.5 नाली गैरसैंण में भी खरीदी। तुम कितने भूखे हो ज़मीनों के, आप यूँ जिससे लैंड सार कहते हैं ना, ये मतलब ज़मीन खोर नेताओं को मतलब खुद कर रहे हो, नाम तुम मुसलमानों का ले रहे हो, तो ये धोखा नहीं तो क्या है? अच्छा सर, भू कानून जब जैसा कि हमने अभी डिस्कस भी किया कि जो पहली कांग्रेस सरकार एनडी तिवारी के दौर में बनी, वो लोग एक एक्ट लेके आए, एक कानून लेके आए। उस कानून को अगली जो बीजेपी गवर्नमेंट आई, जो खंडूड़ी जी वाली थी, उसने थोड़ा और मजबूत किया। तो क्या वो जो कानून खंडूड़ी जी के आने के बाद, कार्यकाल के बाद जो मजबूत हो गया था, क्या उसे एक आदर्श कानून कहा जा सकता है, और या उसमें भी कुछ कमियां थी जिनको और मजबूत किया जाना था? अगर ये पिछले सरकार में जो एपिसोड हुआ, जो कि त्रिवेंद्र सरकार के दौरान हुआ, जिसके बाद भू कानून का मसला दोबारा से उछलने भी लगा, अगर वो ना होता तो क्या खंडूड़ी सरकार वाला भू कानून एक आदर्श कानून था, या उसमें भी कुछ चीज़ें मजबूत करने की ज़रूरत थी? नहीं, आदर्श कानून तो तिवारी जिन्होंने शुरुआत की, पहल की, उनका भी आदर्श कानून नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत बंदिशें थी उसमें। आदर्श इसलिए वो धारा 2 की वजह से जी। तो अगर खंडूड़ी जी ने आदर्श बनाना था, वो धारा 2 खत्म कर लेते। और धारा 2 हम बता दें कि जिसका हमने जिक्र किया कि नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद में आने वाले क्षेत्रों पर वो लागू नहीं होता था, तो वो धारा 2 थी। और जो बात सर कह रहे हैं कि अगर वो भी हटाई दी जाती तो तमाम जो पहाड़ी क्षेत्रों में भी नगर पालिकाएँ हैं, जैसे श्रीनगर नगर पालिका है या बाकी अन्य टिहरी नगर पालिका है, उन नगर पालिका के क्षेत्र में वो लागू नहीं होता था। अगर वो धारा 2 हटा दी जाती तो वहाँ भी वो लागू होता, और नगर पालिकाओं के विस्तार के बावजूद भी कोई वहाँ पर ये सीलिंग बनी रहती है। तो हम ये कह रहे हैं कि उसमें उद्योग चाहिए, बिल्कुल। अब पहाड़ में जहाँ उद्योग लग ही नहीं सकता, आपने क्यों उसके लिए खोल दिया, उसके लिए उद्योग खुले? तो अच्छा, उसमें ओरिजिनली में स्कूल के लिए है, उद्योग के लिए है, अस्पतालों के लिए है, छूट तो पहले से थी। अगर आप कोई बड़ा उद्योग करना चाहिए तो आप ये लगा लो ना,
खुद तिवारी जी ने कितनी ज़मीनें दी हैं उसको, किस उद्योग को नहीं दी? हाँ, 1-1 रुपए की लीज पे ये दे दी हैं। जी। और उसकी वजह आज जो उद्योग बढ़ी, जीएसटी ने तो मार दिया उत्तराखंड को। आपको पता ना, जीएसटी में तो अब ये होता है कि जहाँ प्रोडक्शन है उसको टैक्स नहीं मिलेगा, जहाँ खपत है वहाँ टैक्स। तो उत्तराखंड में इतनी कारें, इतने ट्रक तो बिकेंगे नहीं, वो तो दिल्ली बिकेंगे, हरियाणा बिकेंगे, पंजाब बिकेंगे, टैक्स वो खाएंगे। माल पैदा हम करेंगे और मलाई वो खाएंगे, वो वाली बात है। तो लेकिन वो किसके, हमारी ज़मीन पर बन रहे हैं, इतना सारी चीज़ें हुई थी। तो एक आदर्श भू कानून की सर अगर हम बात करते हैं, तो वो जो खंडूड़ी सरकार में आखिर तक बना रहा जो कानून, उससे अगर धारा 2 हटा दी जाए तो फिर जो कानून बचता है, क्या वो एक आदर्श भू कानून है उत्तराखंड की ज़रूरतों के हिसाब से? यस, आज की तारीख में वही होता है, उसी में आप हल्का फुल्का संशोधन कर सकते हैं उद्योगों के लिए। लेकिन धारा 2 हटा के, धारा 2 तो बिल्कुल ही खतरनाक थी, उसे हट जाना चाहिए। इस समय बोला है, कांग्रेस का घोषणा पत्र आपने पढ़ा होगा, उसमें बड़ा कितना दुर्भाग्य की स्थिति है। बजाय अपनी गलती सुधारने के फिर दूसरा, मतलब बीजेपी ने फिर धोखा कर दिया अपने मैनिफेस्टो में, मतलब फिर ढुलमुल कर दिया ना। जैसे लोकायुक्त गायब है, पहले 100 दिन में बना रहे थे, अब लोकायुक्त गायब है। इन्होंने कहा है हम एक मजबूत भू कानून बनाएंगे। कांग्रेस ने पहले तो साफ बोलना चाहिए ना, भू कानून के क्या मतलब। आप बोलो JDLR को हम ठीक करेंगे, ये तो बोलते। चलो उन्होंने बोल तो दिया, लेकिन क्या मजबूत आप बनाएंगे? आप क्या धारा 2 हटाएंगे? हम ये करें, सवाल ये सवाल कांग्रेस से भी पूछा जाना चाहिए। पहले सवाल ये है कि क्या आप धारा 2 हटाएंगे? तो दूसरी बात नहीं, इससे पहले सवाल है कि वो जितने संशोधन त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किए, उनको सुधारिए, 154, 143 और 129 में उनको हटाएंगे। पहले तो रिपील करने पड़ेंगे, और उसके बाद जो ओरिजिनल ऑर्डिनेंस था तिवारी जी का, उसके अनुसार कानून बनेंगे, तो तब काम बन सकता है। देखिए, सवाल केवल ज़मीनों का नहीं था ना, हमारी डेमोग्राफी का सवाल था, यहाँ का कल्चर बचाने के लिए था। वही 371 क्यों है, नॉर्थ ईस्ट में क्यों है? तो 371 ABCDEFGH तक है, ताकि वहाँ स्पेशल प्रोविज़न है। मतलब वहाँ स्वायत्त शासी परिषदें भी हैं, जिनको जुडिशल राइट भी हैं, अपने झंडे भी हैं, अपने झंडे हैं सब। हम ऑटोनॉमी चाह रहे थे, ऑटोनॉमी हम इसलिए इस देश से बाहर नहीं, हमसे बड़ा देशभक्त कौन हो सकता है? हमसे ज़्यादा मर मिटने वाला कौन, राष्ट्रवादी कौन हो सकता है? आज थोड़े राष्ट्रवादी बनेंगे बीजेपी के ज़माने में। तो राष्ट्रवादी तो जब प्रथम विश्व युद्ध में भी थे, द्वितीय विश्व युद्ध में भी थे, तो सभी थे, है ना। देश को बड़े बड़े नेता दिए हैं इसी तो वो वाली बात है। तो ये गुमराह करने वाली बात है। और मेरे ख्याल से हमारे अगर कल्चर, यहाँ का संस्कृति पॉल्यूशन हो रहा है, आप समझिए ना। आप पहाड़ों में वो जो हमारे जो पुराने जो संस्कार थे, जो त्योहार थे, वो नहीं होते हैं अब इधर जैसे हो रहा है, क्या वो कहते हैं ना, कड़वा चौथ टाइप का इस तरह का त्योहार नए नए लोगों ने कर दिए। अब यही गांव में जाकर क्या हो रहा है, साहब भंडारा हो रहा है। ये भंडारा क्या होता है? वो जो कौथिक होते थे, वो मेले होते थे, क्या सारा ये कल्चरल पॉल्यूशन तो है। तो अच्छा, वो चीज़ें थी। हमारी डेमोग्राफी, हम चाहते, हम ये नहीं कह रहे, हमारे यहाँ जो मुसलमान है वो भी वो मुसलमान भी हिंदुओं की तरह जीता है जी। आप समझे नहीं? वो यहाँ का मुसलमान गढ़वाली में बोलता है, यहाँ का मुसलमान कुमाऊनी में बोलता है। आप कुमाऊँ का मुसलमान मुसई बोलते हैं उनको, वो कुमाऊनी में बोलते हैं, वो कल्चरली। अब यार कोई आप सिर नीचे करे अपना, कहते हैं ना, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। कोई भगवान कोई अलग थोड़ी होता है। हिंदुओं के लिए अलग भगवान, मुसलमानों के लिए भगवान तो एक है। इस इंटरव्यू को हम रैप करेंगे, लेकिन उससे पहले बस आखिरी सवाल। हमने बहुत डिटेल में बात करी, एक एक प्रोविज़न को खंगालने की कोशिश करी कि उत्तराखंड में भू कानून क्या है, कितने अभी एप्लीकेबल हैं, जो एप्लीकेबल हैं उनमें पिछली सरकारों ने क्या संशोधन किए जिनकी वजह से ये उत्तराखंड मांगे भू कानून ट्रेंड करने लगा, आदर्श भू कानून क्या हो सकता है, उस पर भी बात हुई। अब इस इंटरव्यू को रैप करने से पहले मैं आखिरी चीज़ जो आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये जो परिवर्तन हुए पिछली सरकार में भू कानून में, उसने ग्राउंड पे कितना नुकसान पहुंचाया? मतलब कितने जैसा आपने जिक्र भी किया कि बड़े लैंड शार्क्स, आपने शब्द इस्तेमाल किया, उन लैंड शार्क्स ने कितना ऐसा नुकसान कर दिया है जो अब सुधारा नहीं जा सकता है।
ये लगभग किस हद तक हुआ है, कितनी, मतलब अगर कोई आंकड़ा, अगर आप कोई फिगर दे पाएं कि लगभग इतना नुकसान हुआ है, तो ये लास्ट आपसे मैं जानना चाहूँ। मैं कह रहा हूँ बीजेपी के या मैं कह रहा हूँ सरकार की तरफ से जो प्रवक्ता होते थे वो कहते थे कि हमने ज़मीन दे दी उद्योग के लिए, और अगर उद्योग नहीं चलेगा तो हम उसमें प्रोविज़न है कि हम वापस ले लेंगे। कितना बड़ा धोखा है। अरे जिसके नाम म्यूटेशन हो जाता है एक बार, जब कहते हैं दाखिल खारिज हो जाता है, आप उसको कैसे वापस ले सकते हैं? वो बिकी हुई ज़मीन कैसे ले सकते हैं? वो देश संविधान से चलता है ना, कानून से भी ऊपर संविधान होता है। तो ये क्या म्यूटेशंस किए गए या लीज पे दी गई हैं? ये म्यूटेशंस हो गए ना, जिनका खरीद लिए थे, खरीद पर छूट है ये तो। हाँ, ये तो खरीद पर छूट है। तो ये हुआ, उसका असर ये हुआ जब से ये कानून की, मैंने कहा ये टीरी डैम जैसे हो गया, उसकी पेरीफेरी में सारी ज़मीनें जो प्राइम लैंड थी वो बिक गई। अब इंटीरियर में आज भी ज़मीनों का कोई काम नहीं हो रहा, तो इसलिए पलायन हो रहा है। पलायन इसलिए तो हो रहा है कि वहाँ वो खेती वहाँ ढंग से नहीं हो पा रही है और कई कारणों से, तो वहाँ कोई ज़मीन खरीदने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जो यात्रा लाइन है 1300-1400 किलोमीटर, 1350 किलोमीटर, उस पर हो रहा है। जो पर्यटन स्थल हैं जैसे नैनीताल हो, भीमताल हो, बाकी या नानकमत्ता हो, या इनके आसपास जहाँ हो रहा वहाँ बिक रही है। दूसरा, पहले जो छोटे छोटे कस्बे होते थे जहाँ एक चाय की 2 चाय की दुकान होती थी, वहाँ तो कस्बे बन गए हैं। आप ब्लॉक हेडक्वार्टर जो आपके जो 95 हैं वो बड़े शहर बन गए हैं आज की तारीख में। तो उनके आसपास, वो तो इंटीरियर में है ना, गाँव की तरफ है, उनके चारों तरफ की ज़मीन लोग गाँव से आके अपने ब्लॉक में, उस ब्लॉक हेडक्वार्टर में आके बस गए, तो उसके आसपास की ज़मीनें ले ली। तो जो थे वो तो, लेकिन जो बाहर से आए उन्होंने वो खरीद ली। अब बाहर से आया, आप कहेंगे हिंदू ने खरीदी है, मुसलमान, अरे हमारे लिए सब आउटसाइडर है। आउटसाइडर्स का भी सवाल नहीं था भाई। आपने जब खेती करनी ही नहीं है तो आप खेती की ज़मीन किसी को क्यों कर रहे हैं? और जिसकी खेती की ज़मीन हुआ तो वो तो भूमिहीन हो गया, उसकी पीढ़ियाँ भूमिहीन होगी, आगे वो क्या खाएंगे? सवाल तो ये है। ये सस्टेनेबल है, युगों युगों तक चलने वाली जो ज़मीन थी, उसका आधार था, वो तो आपने खिसका लिया उसके साथ। तो ये ज़मीन को वो मत समझो ना कि भाई क्या है, चाय का गिलास ये बेच दिया तो बेच दिया सब, फिर दूसरा ले आएंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। ज़मीन जो हाथ से निकल गई तो निकल गई, ज़मीन निकल गई मतलब उसका आधार निकल गया। ये है। आई होप आप लोगों को कई इंटरेस्टिंग इनपुट्स रावत जी की बातों से मिले होंगे। हमने कोशिश की कि तमाम बारीक पहलुओं पे भी बात की जाए। उन्होंने एक एक एक्ट और एक एक प्रोविज़न को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिस तरह से आप लोगों ने भू कानून पर एक प्रोग्राम करने के लिए हमें बार बार हमें मैसेज किए थे, उसी तरह से हमें ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप अगर ऐसे ही किसी और मुद्दे में दिलचस्पी रखते हैं, किसी और इशू पे आपको लगता है कि हमको प्रोग्राम करना चाहिए, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बारामासा की चुनाव यात्रा अभी भी जारी है। कुमाऊं से हमारी टीम लगातार रिपोर्ट कर रही है, दूसरी टीम गढ़वाल से रिपोर्ट कर रही है, तो वो भी 14 तारीख को वोटिंग होने तक हमारी इलेक्शन यात्रा जारी रहेगी। आप लोग देखते रहें और जुड़े रहें बारामासा। सर बहुत बहुत शुक्रिया बारामासा से जुड़े। थैंक यू, धन्यवाद। मेरी शुभकामनाएं हैं बारामासा के लिए। थैंक यू सो मच सर।